पीर पंचाल का दौरा और उस दौरे के बाद सबकी नजरें वजीर दिफा राजनाथ सिंह के दौरे जम्मू कश्मीर पे लगी हुई थी। और वजीर दिफा राजनाथ सिंह आज जम्मू कश्मीर के दौरे पे जम्मू पहुंचे और जम्मू के हवाई अड्डे पे इस्तकबाल के बाद जब जम्मू पहुंचे तो उन्होंने फौज और सिविल हुकाम के आला अफसरान के साथ एक मीटिंग भी की। जम्मू कश्मीर की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी किया और उसके बाद अगला पड़ाव उनका जो था वो खित्ते पीर पंचाल का राजौरी का वो इलाका था जहां कुछ दिन पहले फौज की एक टुकड़ी पे हमला हुआ, 4 जवान मारे गए और उसी दिन शाम के वक्त 3 आम शहरियों की हलाकत का मामला भी पेश आया। इल्जाम लगा कि फौजी हिरासत में इन लोगों को हलाक किया गया है। कुछ लोगों के जख्मी होने की खबरें आई और फिर कुछ जो अनवांटेड वीडियोज हैं वो भी सोशल मीडिया पे वायरल हुए और उसके बाद सबकी नजरें वजीर दिफा पर थी। वो जम्मू कश्मीर आएंगे, किस तरह के मामलात पे नजर रखेंगे, क्या कुछ बताएंगे। और आज वजीर दिफा ने राजौरी पहुंचने के बाद फौजी जवानों से खिताब करते हुए मारे गए फौजियों के वाक़े पर अफसोस का इजहार किया। राजनाथ सिंह ने बताया कि इस तरह के वाक़ात रोकने में फौज और फोर्सेस हमेशा तैयार रही है और सरकार फौज को हर मुमकिन ताउन देने के लिए भी हमेशा से तैयार रही है। अलबत्ता ऐसे वाक़ात को हल्के में नहीं लिया जा सकता है बल्कि मजीद मुतहरिक रहने की भी जरूरत है। उन्होंने बताया कि फौज के लिए सरकार के खजाने खुले हैं और सरकार और मुल्क की अवाम फौज के साथ शाना बशाना चट्टान की तरह खड़ी है। ये फौज के हवाले से राजनाथ सिंह ने यहां अपने खुलासा किया, जरा ये सुनते हैं और उसके बाद दूसरे पड़ाव की तरफ चलेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पड़ाव था क्योंकि बड़ा मुद्दा यहां पे फौज की हलाकत के साथ साथ आम शहरियों की हलाकत का मामला था क्योंकि 3 आम शहरी मारे गए थे और इन 3 आम शहरियों के हवाले से आम लोगों में तासुर यही है कि फौज ने पूछताछ के लिए ले गई और उसके बाद इनकी डेड बॉडीज मिली है। तो पहले जरा फौज के हवाले से क्या बताया राजनाथ सिंह ने, उसके बाद अगले पड़ाव पे चलते हैं। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि घटना की गंभीरता को देखते हुए जो भी आवश्यक और जो भी उचित कदम है वह उठाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। हमारे लिए हर सैनिक बेहद महत्वपूर्ण है और हमारा एक सैनिक मैं मानता हूं वो हमारे परिवार के सदस्य के समान। यह हम सब के अंदर यह भावना रहती है, सारे देशवासियों के अंदर यह भावना रहती है और आपके ऊपर कोई नजर डाले तो सचमुच यह हम सबको कतई बर्दाश्त नहीं है। मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं इस प्रकार की घटनाओं को रोकने में सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसी दोनों ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और लगातार उनके द्वारा भी यह प्रयत्न जारी है यह उनकी यह भूमिका और भविष्य में ज्यादा की सकती है। उसके लिए जो भी शासन की तरफ से सहयोग की आवश्यकता है अथवा भविष्य में भी जो शासन के सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी उसके लिए हम सरकार का खजाना पूरी तरह से खुला हुआ है। लेकिन मैं यह भी मानता हूं कि इस प्रकार की घटनाओं को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लिया जा सकता। महत्वपूर्ण है, ऐसी घटनाओं को ग्रांटेड नहीं लिया जा सकता है। ये वजीर दिफा राजनाथ सिंह का खित्ते राजौरी में अपनी तकरीर के दौरान एक हिस्सा और तस्वीर का दूसरा रुख भी है। और यहाँ पे फौज की हिरासत में मुबैना तौर पे मारे गए 3 शहरियों के अहल खाना के साथ वजीर दिफा राजनाथ सिंह से मुलाकात भी उन्होंने की और जराया का ये भी कहना है कि मुतासरीन के लवाकीन ने वजीर दिफा से मुलाकात के दौरान शहरियों की हलाकत और तशद्दुद में मुलविस अफराद को सजा देने का मुतालबा किया। कुछ लोगों का या कुछ जराया का यह भी कहना है कि अहल खाना से इंसाफ का वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने पूरा वादा किया। दरियासना वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने जहां फौजी जवानों से खिताब के दौरान शहरी हलाकतों के मामले पर बरास रास्त कोई बात नहीं की, अलबत्ता उन्होंने बताया कि जहां फौज को दुश्मनों और मिलिटेंटों के खिलाफ जंग जीतना है वहीं फौज को अवाम के दिल भी जीतने जरूरी है। उन्होंने कहा कि फौज से ऐसी कोई चूक नहीं होनी चाहिए कि जिससे भारत के शहरी का दिल टूट जाए। उन्होंने कहा कि फौज को अवाम में जाकर उनका एतमाद हासिल करने की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। राजनाथ सिंह ने इस पहलू पे बराह रास्त अगर नाम नहीं लिया लेकिन इशारों में बता दिया कि फौज की जिम्मेदारी क्या है। सुनिएगा राजनाथ सिंह को। लेकिन
देश की रक्षा के साथ साथ अपने देशवासियों का दिल जीतना, यह भी आपके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों के ऊपर है। मैं जानता हूं इस दृष्टि से भी आप लोग अपनी तरफ से प्रयत्न करते रहते हैं, लेकिन हो सकता है जी कभी चूक होती है, प्रयत्न नहीं होना चाहिए। इस प्रकार की चूक न होने पाए जिससे कोई भारतवासी आहत हो। जिस देश की आप सेवा कर रहे हैं उस देश के लोगों के साथ भी सक्रिय रूप से जुड़े रहें, उनका विश्वास आप प्राप्त करें, समझ को बढ़ावा दें और उसमें आप महत्वपूर्ण भूमिका आप निभा सकते हैं और आप निभाते भी हैं, लेकिन उसे और अधिक गंभीरतापूर्वक निभाने की आवश्यकता है। मैं यह मानता हूं समय समय पर उनके बीच जाकर देशवासियों के साथ उनका कुशल क्षेम पूछना, कोई कठिनाई हो तो उसके बारे में भी जानकारी हासिल करना, जहां पर उसकी जानकारी देनी आवश्यक है, जिस भी स्तर पर उसकी जानकारी देना, मैं समझता हूं यह सब भी आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए मैं मानता हूं कि हमारा उद्देश्य जहां पर कोई जंग जीतना है, आतंकवादियों का सफाया करना है, वहीं पर हमारा उद्देश्य, बड़ा उद्देश्य होना चाहिए कि हमें अपने देशवासियों का दिल जीतना है। हम युद्ध भी जीतेंगे, हम किसी भी प्रकार की जंग भी जीतेंगे, हम आतंकवादियों का भी सफाया करेंगे, लेकिन साथ ही साथ देशवासियों का हमें दिल भी जीतना है। और बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप सबके कंधों के ऊपर है और मैं अच्छी तरह जानता हूं। फौज को मुखातिब करते हुए हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि हमें देशवासियों के दिल जीतने चाहिए, दिल जीतने हैं। ये राजनाथ सिंह का राजौरी में फौजी जवानों से खिताब के दौरान खुलासा। लेकिन इस खुलासे के बीच में वो लोग जिनके प्यारे मारे जा चुके हैं, जिनके प्यारे जख्मी हैं, वो जब राजनाथ सिंह से मिले तो सवाल पहला यही था उनका कि जिन्होंने हमारे साथ, अपनों के साथ किया, उनको सजा मिलनी चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। और बताया जाता है कि राजनाथ सिंह ने उन्हें यकीन दिलाया कि जिन्होंने इंसाफ जरूर मिलेगा, तहकीकात होंगी और जो भी इस मामले में मुलविस होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जमशेद मलिक हमारे साथी हैं राजौरी में, उन्होंने उन लोगों से बात की जिनके प्यारे इस मामले में मारे जा चुके हैं। जरा उनकी बात भी सुन लेते हैं, उन्होंने क्या बताया राजनाथ सिंह को। तो बोला अच्छा करेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। आपकी तरफ से क्या कहा गया उनको? हमने क्या बोलना सर, हमने कुछ नहीं बोला, हमारे साथ जुल्म हुआ, बस ज़्यादा कुछ नहीं। बस उन्होंने क्या आपको कहा? उन्होंने बोला इनका सजा करेंगे, इनका कुछ भी हुआ ये इसका हम 2-3 मिनट के अंदर अंदर कर देंगे। बस आपको यकीन है ना कि आपके साथ इंसाफ? ऊपर वाले से यकीन है, बाकी तो यकीन की बात नहीं है, मगर ऊपर वाले से, सबको ऊपर वाले से। नहीं, आज उन्होंने आपको कोई और बातें कही, ये कोई यकीन दिलाया उन्होंने? नहीं, अच्छा यकीन दिलाया, जो किया उन्होंने अच्छा किया है। मगर अब जो दाग है ना, बाप और बेटे का सवाल बहुत बड़ा होता है। मेरा बेटा गया है, मैं उसमें क्या कर सकता? सर मेरा भाई था सर। भाई था। आज आपकी वज़ीर दिफा से मुलाकात हुई, किस तरह की मुलाकात रही और आज आप मुतमीन हैं इससे? सर हम मुतमीन, हम अपने एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, जो सर उन्होंने हमारे साथ इतना किया, जो आज हमें यहाँ तक पहुँचाया। एलजी साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। सर हमें बस एक ही बात कहना चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए, इतनी तशद्दुद के साथ। जिस तरह आज उनकी तरफ से आपको यकीन दिलाया कि आपको इंसाफ मिलेगा? हाँ मिलेगा सर। उन्होंने आप उनसे मिलकर आप मुतमीन हैं? हम मुतमीन हैं सर। किस तरह देखते हैं आप उनके इस दौरे को, जब आपसे मिलने के लिए स्पेशल वो वहाँ पहुँचे? अच्छी तरह सर। हमें इंसाफ मिलना चाहिए, हमारे साथ जुल्म हुआ है। और वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने हमें यकीन दिलाया इंसाफ होगा और हमें उम्मीद है कि इंसाफ होगा। हमारे साथ ही जमशेद मलिक से उन लोगों ने बात की जिनके प्यारे इस वाक़े में, जिनके आम शहरी, जिनके आम लोग जो है इस वाक़े में मारे गए हैं और फौज पर इल्ज़ाम है। लेकिन इसी मामले पर सियासतदानों का रद्दअमल, बयानबाजी बराबर जारी है। आपको बताते चले, सियासतदानों के बयान पहले दिन से आना शुरू हुए थे और जैसे ये खबर बाजार में आई, जैसे ये खबर सोशल मीडिया पे देखी गई और जैसे वो वीडियो, दिल दहलाने वाले वीडियो जो सोशल मीडिया पे देखे गए, तो उसके फौरन बाद महबूबा मुफ्ती ने वीडियो का तस्करा भी किया, अपनी पार्टी ने श्रीनगर में मुजाहिरा भी किया, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नवाज सुबह कम्प्लेक्स से बाहर निकलने की कोशिश भी की और फारूक अब्दुल्ला ने परसों भी इस पर बयान दिया, कल भी बयान दिया और आज का बयान उनका बहुत इंपॉर्टेंट
कारण था, क्योंकि आज वजीर दिफा जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे थे और खास इसी मुद्दे को लेके, इसी तस्वीर को लेके वो जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे थे, उन विक्टिम से मिल रहे थे। तो उस पर फारूक अब्दुल्ला ने श्रीनगर में आज इंसाफ की गुहार लगाई, इंसाफ की बात करते हुए बताया कि उन्हें भी उम्मीद है इंसाफ होगा और इंसाफ की मांग नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा से करती रही है। फारूक अब्दुल्ला को सुन लेते हैं। मारे गए उसकी तहकीकात भी करेंगे और कोशिश करेंगे उन घर वालों के मलहम लगाने उसलिए आना। क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। क्या एक्सपेक्टेशन होगी? क्या वो उन मुर्दों को वापस लाएंगे? क्या इनमें वो ताकत है? इतना तो कर सकेंगे। हम उम्मीद करेंगे आगे ऐसा जुल्म नहीं हो। राहुल गांधी जो है एक नई यात्रा लेकर से 14 जनवरी को, क्या आप लोग उसका हिस्सा बनेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, मुबारक हो। भारत जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वतन को एक करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो नफरतें मजहबों में शुरू कर दी है, इनको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें क्यों नहीं शामिल? पहले भी शामिल थे, आज भी शामिल होंगे। डॉक्टर साहब, आप बोल रहे हैं कि कश्मीर जो है अभी गाजा बनने वाला है, जिस तरीके से हालात पूरे मुल्क भर में है, इसका मुद्दा क्या है? मतलब क्या इस तरीके के अभी हालात है? हो जाएंगे। आप क्यों अभी तैयारी कर रहे हैं? अगर दो मुल्कों में फारूक अब्दुल्ला जनूबी कश्मीर में आज थे और जनूबी कश्मीर में एक तकरीब के बाद उनकी, आज एक तकरीब नहीं थी बल्कि हम कहेंगे एक खबरगिरी की तकरीब थी, खबरगिरी करने के लिए गए थे और उसके बाद मीडिया से बात कर रहे थे। एक बार फिर उन्होंने पाकिस्तान से बातचीत की वकालत की। आपको बताते चले, पाकिस्तान से बातचीत की वकालत करने पर तनकीद का उन्हें बीजेपी की तरफ से सामना करना पड़ रहा है। कल भी बीजेपी ने बाज़ाब्ता तौर पर बयान जारी करते हुए बताया कि फारूक अब्दुल्ला पाकिस्तान के गुण गाना छोड़ दे। और आज एक बार फिर फारूक अब्दुल्ला ने गाजा का लफ्ज भी दोहराया और मीडिया के नुमाइंदे ने जब उनसे पूछा कि आप बता रहे हैं, तो उनका कहना था कि जब तक न पाकिस्तान से बातचीत होगी, गाजा बनने का खदशा यहां हर वक्त मौजूद रहेगा। लेकिन अब जरा जम्मू कश्मीर के एक और पड़ाव की तरफ चलते हैं और ये पड़ाव है वजीर दाखिला का आज का ट्वीट। आज बाद दोपहर वजीर दाखिला ने बाज़ाब्ता तौर पर एक ट्वीट करते हुए बताया कि जम्मू कश्मीर में मरकजी वजारत दाखिला ने मसरत आलम दड़े को यूएपी एक्ट के तहत गैर कानूनी करार दिया है। आपको बताते चले, मसरत आलम हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के गौफ के बड़े लीडर में शुमार होते थे और कई बार यहां यह भी बताया जाता था कि गिलानी, सईद अली शाह गिलानी मरहूम के जानशीन मसरत आलम हैं। और उसी हवाले से आज बाज़ाब्ता तौर पे वजारत दाखिला ने सोशल मीडिया की साइट पर एक पोस्ट में लिखा कि ये तंजीम और उसके अरकान जम्मू कश्मीर में मुल्क दुश्मनी और अलहदगी पसंद सरगर्मियों में मुलविस हैं, जो मिलिटेंट सरगर्मियों की हिमायत करते हैं और लोगों को जम्मू कश्मीर में इस्लामी राज कायम करने पर उकसाते हैं। उनने लिखा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के सरकार का वाज़ेह पैगाम है कि जो भी मुल्क के इत्तेहाद, खुद मुख्तारी और सालमियत के खिलाफ काम करेगा, उससे बख्शा नहीं जाएगा, उससे कानून का सामना करना पड़ेगा। और नाज़रीन, अब जम्मू कश्मीर सरकार का एक बड़ा और अहम फैसला आपको बताते चलें। जो माजी में मामलात थे और उन मामलात में अवाम बार बार सवाल उठा रही थी और वो था जो रिलीफ स्कीम सरकार की थी, उस हवाले से जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल का आज फैसला आया है। और ये फैसला टैक्स मामला जो है, जीएसटी टैक्स में जो 2017 का एफडी नंबर 37 जो था, उसके तहत जो रह गए थे और बार बार उनकी सरकार से यही अपील हुआ करती थी कि उन्हें रियायत दी जाए। और जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन आज बाज़ाब्ता तौर पे मनोज सिन्हा की सरबराही में जो एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की मीटिंग की, उसमें बाज़ाब्ता तौर पे अब वो जीएसटी से मुतालिक फैसला दिया गया है कि साल 2018 के हुक्मनामे को कलअदम करार देते हुए यक वक्ती राहत का आज सरकार ने ऐलान दिया है। टैक्स के हवाले से बड़ा ऐलान, राहत कह सकते हैं हम जम्मू कश्मीर इंतजामिया का। और आपको नाज़रीन इंतजामिया का एक और हाल अहवाल बताते चले, कश्मीर यूनिवर्सिटी में टीचिंग स्टाफ की बड़ी कमी है। अक्सर इस तरह की शिकायत होती रहती है और कई खबरें और इदारे भी इस पर लिखे गए हैं। अक्सर कश्मीर यूनिवर्सिटी हुकाम से पूछा जा रहा था कि आखिर टीचिंग फैकल्टी क्यों कम है। दूसरी फैकल्टी से गुजारा किया जा सकता था, लेकिन टीचिंग फैकल्टी क्यों कम है। और आज श्रीनगर में
कश्मीर यूनिवर्सिटी की वीसी नीलोफर खान भी एक तकरीर पर मौजूद थी और आज उनसे यही सवाल पूछा गया कि फैकल्टीज कम क्यों हैं। तो उनका जवाब था कि भरोसा रखिए, इत्मीनान रखिए, एडवर्टाइजमेंट हो चुका है, बहुत जल्द रिक्रूटमेंट होगी और बहुत जल्द ये प्रोसेस जो है मार्च से पहले मुकम्मल की जाएगी। जरा नीलोफर खान जो वीसी कश्मीर यूनिवर्सिटी हैं उनको सुनते हैं। ये श्रीनगर के एक तकरीर पर मौजूद थी और उसके बाद श्रीनगर में आग की वारदात भी हुई है, उस पर भी चलेंगे। देखा होगा अभी हमने टीचिंग के कुछ एडवर्टाइज किए हैं, हम नॉन टीचिंग भी कर रहे हैं। कुछ देर के बाद वेरी इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम आप देखेंगे हर एक पोस्ट एडवर्टाइज होगा, एक्सेप्ट जहां हमें कुछ लीगल इश्यूज हैं वो अभी रुकेंगे, बाकी सब एडवर्टाइज। बहुत अर्ली है ये चीज बोलना। वी आर ट्राइंग टू डू इट। ये वीसी कश्मीर यूनिवर्सिटी बता रही थी कि कर रहे हैं और बहुत जल्द एडवर्टाइजमेंट जितने भी हैं वो सब किए जाएंगे। लेकिन श्रीनगर का शहर खास का कनिकदल का इलाका शहर खास में पड़ता है और कनिकदल के इलाके में आज आबादी बची तो श्रीनगर का जो हमारा फायर एंड इमरजेंसी सर्विस है उनकी मेहरबानी से, श्रीनगर में जो इंतजामिया उनकी मेहरबानी से, पुलिस की इंतजामिया से और मुकामी लोगों की मेहनत से सुबह सुबह श्रीनगर के कनिकदल के इलाके में एक मकान से आग नमूदार हुई। और आप जानते हैं श्रीनगर का कनिकदल का इलाका कितनी गुंजान आबादी वाला इलाका है। ये आग पूरे शहर को इस पूरे इलाके को खाकस्तर कर सकती थी, लेकिन इस आग को बुझाने में फायर एंड इमरजेंसी सर्विस ने जिस तरह से मेहनत की वो काबिल तारीफ है। जिस तरह से जान फिशानी से, यूं कह सकते हैं ना, फायर फाइटर्स नहीं थे यहाँ पे, ये लाइफ सेवर्स थे। और फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के साथ साथ पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस, आम लोग, सब ने जिस तरह इस तूफान में कल आज सुबह सुबह जो मेहनत की वो काबिल तारीफ है और इस आग को फैले से रुका लिया। आग एक मकान से नमूदार हुई, उसी तक महदूद रखा, उस मकान को नुकसान तो हुआ लेकिन आसपास की पूरी आबादी को बचा लिया। ये शहर श्रीनगर में चिले कलान चल रहा है कश्मीर में, और चिले कलान में ये आग जो है बहुत दूर तक फैल सकती थी, इसके बहुत खतरनाक नतीजे निकल सकते थे। अब्दुल अजीज नाम करबल माश कदल रोजान क्या दलील तो नार अत मकान तो बे क्या 10 बजे होतन 10 बजे अगर ये खुदा रशन अम ब्रोट वोट है तो तेल नेरे ना महल मज कहें बकाया आद क्या हजरत दोप बम वाल आय मौके पे तमो कर अंथक मेहनत अल्लाह ताला थन तिमन बार तमो कर काफी मेहनत बम वालो वह गसान 5-6 मिनट लेट दक्षिण गोबर गाड़ आसान तो तम किन गई 5-6 मिनट लेट ताहम कर तमो सठा कोश पे ये सात मकान दोद वन तिमन दोक तुम बचो समा हमसाई। श्रीनगर के शहर खास में आग लगी थी, करफली मोहल्ला कनिकदल का इलाका। और मैं कुछ नाजरीन को याद दिलाना चाहूँ, कश्मीर में फायर एंड इमरजेंसी सर्विस का या फायर गाड़ी जो है उसको बम वाला कहा जाती है, नाम है उसका, ये दूसरा बम वगैरह नहीं है। तो ख्याल ये भी रखेगा, बहुत से मेरे नाजरीन जो हैं, जो दर्शक मेरे हैं जो देश के दूसरे हिस्सों में रहते हैं, वो इसको किसी और एंगल से भी कभी कभी बात का बतंगड़ बना लेते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पे आज और देखने को मिली, फायर एंड इमरजेंसी सर्विस को करीबन 15 मिनट की देरी हुई, ये मुकामी लोगों ने बताया। और बताया कि उसकी सबसे बड़ी वजह गली कूचे में जो रात को गाड़ियां खड़ी की जाती हैं, उन गाड़ियों के खड़े होने की वजह से फायर एंड इमरजेंसी सर्विस की गाड़ियां अंदर नहीं जा सकी। तो गुजारिश लोगों से ये भी है कि ख्याल रखिएगा, अगर आपके घर में भी आग लग सकती है तो उस आग से बचने का तरीका है फायर एंड इमरजेंसी सर्विस की गाड़ी जल्दी पहुंच सके। तो अगर आप गाड़ी साइड में नहीं रखेंगे, रास्ता ब्लॉक रखेंगे, तो अगर आपके घर में आग लगेगी तो फायर एंड इमरजेंसी सर्विस की गाड़ी भी आपके घर को आग बुझाने में वक्त पे नहीं पहुंच सकती है। तो ख्याल ये भी रखिएगा, आग देख के नहीं आती है, किसी का नाम सुनकर नहीं लगती है। लेकिन आपको ज़रा बताते चले, इंतज़ामिया की जानिब से ख़वातीन को बाख्तियार बनाने के लिए मुख्तलिफ स्कीमों को तो मुतारफ़ कराया गया है। वहीं पुलवामा में हैंडीक्राफ्ट की जानिब से कई सारी स्कीमों के तहत बहुत सारे सेंटर खोले गए हैं जहाँ पर ख़वातीन को खुद कफील बनाने के लिए तरबियत दी जा रही है। और ये सेंटर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर पुलवामा के काकपुरा का है, जहाँ ख़वातीन को वुड कार्विंग की तरबियत दी जाती है। कश्मीर वुड कार्विंग और पेपरमाशी के लिए दुनिया भर में मशहूर है और यहाँ करीबन 20 के करीब लड़कियों को वुड कार्विंग की तरबियत दी जा रही है, ट्रेनिंग दी जा रही है। और ये ट्रेनिंग उन्हें महकमा 2 साल तक फराहम करने के बाद उन्हें इस हवाले से आपको बताते चले खुद कफील और अपना रोज़गार बनाने में मदद करेगा। और ये यूनिट कायम करके जहां ये खुद को भी रोज़गार दे रहे हैं, वहां दूसरे लोगों को भी रोज़गार मिल सकता है।
काकापोरा से है। यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट ने यहाँ पर जो वुड कार्विंग का सेंटर डाला है, हम बहुत शुक्रगुजार है इस डिपार्टमेंट का। पहले जो ये काम था ये ज़्यादातर लड़के करते थे, लड़कियाँ नहीं वाकिफ़ थी इस काम से। तो जब से यहाँ पर ये सेंटर शुरू हुआ है तब से हम यहाँ आ रहे हैं, 1 साल से यहाँ आ रहे हैं। पहले जो 6 मंथ्स थे उसमें हम कुछ ज़्यादा नहीं सीखते थे, लेकिन अब ग्रेजुअली हम सीख रहे हैं। तो हम उस और चलिए नाज़रीन, बाखबर करते हैं। न्यूज़ का मतलब है आपको बाखबर रखना। नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ आमतौर पे न्यूज़ के बारे में कहा जाता है, तो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ सब में क्या हो रहा है, बाखबर रहिएगा। और खबर आपको यही दे रहे हैं कि कोरोना फैल रहा है। हिंदुस्तान में कोरोना एक बार फिर तेजी से फैल रहा है। और मरकजी वजारत सेहत के आज के आदाद शुमार के मुताबिक कल के एक दिन में कोरोना के 529 नए केसेस आए हैं, जिनमें से पॉजिटिव केस की कुल तादाद जो अब है 4093 हो चुकी है। और 24 घंटों में 3 अफराद की कोविड से मौत भी हुई है, जिनमें से 2 का ताल्लुक कर्नाटक, 1 का गुजरात से है। कर्नाटक सरकार ने अब कोरोना वायरस के बढ़ते मामलात के दौरान नई गाइडलाइनें जारी कर दी हैं और अब मुतासरा अफराद को क्वारंटीन किया जाएगा, आइसोलेशन में रखना पड़ेगा। इसके अलावा जो उस क्वारंटीन उस मुतासर हो जाएंगे उसके साथ मिलेंगे, उनको भी बताया गया कि उनका भी मुआयना किया जाएगा। और तशवीश की बात अब यह है कि कोरोना का नया वायरस JN1 तेजी से फैल रहा है। मुल्क की 7 रियासतों में इस वायरस ने लोगों को मुतासिर करना शुरू कर दिया है और अब इन मुतासरा मरीजों की तादाद है वो 83 तक पहुंच गई है। आदाद शुमार के मुताबिक कोरोना के नए वायरस का सबसे ज्यादा असर गुजरात में देखा जा रहा है। गुजरात में JN वायरस के 34 केसेस पाए गए हैं। इसके अलावा गोवा से 18, कर्नाटक से 8, महाराष्ट्र से 7, केरला और राजस्थान से 5, तमिलनाडु से 4 और तेलंगाना से 2 पॉजिटिव केसेस जो हैं कोविड के इस नए वायरस के पाए गए हैं। और हिंदुस्तान में कोरोना को तेजी से फैलने वाले इन्फेक्शन की बात की जाए तो सबसे ज्यादा खराब सूरत हाल जो है वो केरला की है, जहां पिछले 24 घंटों के दौरान 74 अफराद को कोरोना से मुतासिर पाया गया, जबकि तमिलनाडु में 14 और गुजरात में 9 अफराद मुतासिर हुए हैं। ध्यान रखिएगा, कोरोना से बचना है। शायद हमें वो पुराना गीत दोबारा सुनना पड़ेगा, मोबाइल ट्यून भी शायद वही हुआ करता था कि अपने आप को बचाइएगा और 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, ख्याल रखिएगा। कोरोना फिर आ रहा है। लेकिन आपको बताते चलें, सुबह सुबह जब आप घर से निकल रहे हैं किसी मजबूरी में, यूजुअली कश्मीर में सुबह सुबह बाहर नहीं निकला जाता है, -, के आसपास रात को टेम्परेचर होता है, लेकिन सुबह सुबह जब आप बाहर निकलते हैं तो धुंध में, कोहरे में, जो सिचुएशन सुबह 11 बजे तक होती है उसमें एहतियात से अपनी लैंड ड्राइविंग करिएगा, ये ज़रूरी ख्याल रखिएगा, अदरवाइज हो सकता है हादसा भी हो जाए। तो इसके साथ ही अभी तक का न्यूज़ एट 6 इख्ताम पजीर हुआ चाहता है। मेरे साथी गौहर कुछ आपको लद्दाख लिए चलेंगे, क्या कुछ रहा पिछले 24 घंटों में लद्दाख की सूरत हाल, उस पर खास खबरनामा लेकर यानी लद्दाख स्पेशल लेकर आ रहे हैं गौहर कुछ। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।